क्या आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में साइंस का पोर्शन आपको भी टफ लगा था? लेकिन सच ये है कि साइंस को टफ वही लोग बता रहे हैं जो बिना स्ट्रैटेजी के पेपर देने गए थे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। देखो, आज के वीडियो में आपको YouTube के बाकी वीडियोस की तरह रैंडम ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि एक्चुअल आरआरबी एनटीपीसी में आए टोटल 119 साइंस के क्वेश्चंस का फुल डेटा एनालिसिस मिलेगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन के साथ। जैसे कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सेपरेटली कितने क्वेश्चंस आए, कौन से ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जहां से स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और सबसे लास्ट कौन से टॉपिक्स पढ़ें सबसे पहले, कौन से टॉपिक्स को छोड़ें। ये सारी चीजों का एनालिसिस मिलेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक 30 डेज का स्मार्ट टाइम टेबल प्लस मस्ट डू टिप्स, जो कि आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम में साइंस पोर्शन में एक टॉप स्कोरर बना सकता है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक डेटा बेस्ड फुल प्रूफ साइंस स्ट्रैटेजी का वीडियो। चलिए तो अब हम जानते हैं क्या कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। देखिए हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल था उसका, वो सारी चीजों के बारे में, और कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उसके बाद उसके डिफिकल्टी के बारे में बात करेंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कवरेज की बात करेंगे। इसमें हम बहुत गहराई से बात करेंगे क्या कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए, क्या क्या टफनेस था, ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि बेस्ट स्टडी सोर्सेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्या कि जानने की बात है, क्या कि हमारा पढ़ने का सबसे ज्यादा वो सोर्स कौन सा होना चाहिए जिससे हम अपनी पढ़ाई को एक हायर लेवल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, उन सोर्सेज के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद आपको 30 डेज स्मार्ट टाइम टेबल बताऊंगा, और उसके बाद मस्ट डू एक्शंस। ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और मुझे कंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी, शायद ये पूरा वीडियो जब आप देख लोगे ना तो आप खुद ही कंक्लूड कर लोगे क्या कि हाँ भाई, मुझे फिजिक्स में कहां से कहां तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किसको सबसे पहले पढ़ना है। फिर बायो में भी सेम बात, फिर केमिस्ट्री में भी सेम बात, और ये भी आप समझ जाओगे क्या कि मुझे किस किस सीक्वेंस में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। मींस पहले बायो पढ़ना है कि पहले फिजिक्स पढ़ना है कि पहले केमिस्ट्री पढ़ना है, और किसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। ये एक ऑर्डर भी जो है वो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं खुद भी बताऊंगा, बट आप भी खुद समझ जाओगे इस चीज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सेक्शन 1 पे आते हैं, जो हमारा था क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन। देखिए इसमें ना मैंने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है और एक चार्ट भी बनाया हुआ है, जिससे आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो आप यहाँ पे क्या कि जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है हमारा, उसमें टोटल 33 क्वेश्चंस आए हैं। देखो मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया क्या कि 119 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 119 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे साइंस में, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर सीबीटी 1 में। तो आप समझो क्या कि भाई 119 में 33 क्वेश्चन जो है वो यहां से आया गया। मींस समवॉट अराउंड 27% के आसपास ये टॉपिक कवर कर रहा है। अब इसका जो है वो कैसा था, ये मतलब ये इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, अगर उस चीज के बारे में अगर आप देखोगे तो ये मॉडरेट टाइप का पेपर था। फिजिक्स जो था वो मॉडरेट था। मींस मॉडरेट था तो कैसा मॉडरेट था, ये कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड था। अगर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड अगर पूछे गए हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं। तो आपको क्या समझ में आया क्या कि यहाँ से जो है वो मॉडरेट पूछा जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअल में भी सबसे ज्यादा कहां से भाई, तो फॉर्मूला भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में 32 मींस आप देख रहे होगे क्या कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो समवॉट अराउंड एकदम सिमिलर टाइप चल रहा है। ठीक है, और इसका भी परसेंटेज ऑब्वियसली सेम ही होना है। यहां पे अगर आप बात करोगे ना तो ये पूरा पोर्शन जो है ना वो हायर साइड पे जा रहा है। इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हायर साइड पे है। यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअली तो आप पढ़ते ही हो, बट आप देखोगे क्या कि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, खास करके आप आगे जब देखोगे ना तो आपको ये पता चल रहेगा क्या कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन खूब सारे आए हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप देखो तो आपको ये पता चला क्या कि भाई केमिस्ट्री कैसा था। केमिस्ट्री जो था वो टफर साइड पे था, केमिस्ट्री टफर साइड पे था। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन। ठीक, अब हम देखें बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी से 54 क्वेश्चन पूछा गया है भाई। 54 क्वेश्चन, 119 में से 54 क्वेश्चन आप देखो तो टोटल जो है वो कहां से आ रहा है, बायोलॉजी से आ रहा है। और ये 45% के आसपास पूरे पेपर का कवरेज लेके चल रहा है। ठीक है, और पेपर पूछा कैसा गया है भाई, डिफिकल्टी ट्रेंड कहता है ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड है मींस किसी किसी टॉपिक में, मतलब किसी किसी टॉपिक है, किसी किसी शिफ्ट में अगर आप देखो तो ये टफ भी है, कहीं पे मॉडरेट है। आप मिक्स्ड का मतलब ये लेके चल सकते हो क्या कि मॉडरेट वाइज है। अगर टफनेस की बात करेंगे तो टफर क्वेश्चंस तो रहते ही हैं किसी न किसी शिफ्ट में, बट हाँ यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मिक्स्ड टाइप का है। मींस अगर मिक्स्ड कहें तो भाई कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, और साथ ही साथ जो है वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए।
ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में है। यहां से आप ये चीज ड्रॉ कर सकते हो क्या कि भाई अगर हम देख रहे हैं ना पूरे पेपर में, इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा क्या कि भाई बायोलॉजी जो है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो समवट सिमिलर टाइप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये चीज समझ में आई आपको? तो यहां से आपको समझ में आ रहा हो गया कि भाई सबसे पहले किसको टच करने की जरूरत है। बहरहाल हम इस चीज को ना बहुत अच्छे से आगे सेकंड पार्ट आते आते ना हम खूब अच्छे से समझ जाएंगे क्या कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या ऑर्डर होना चाहिए हमारी पढ़ाई का। लेकिन आपको ये तो अभी समझ में आ रहा होगा क्या कि सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है तो बायोलॉजी से शुरू करनी है और ध्यान देनी है, ठीक है ना। चलिए आगे। अब देखो, अब हम डिफिकल्टी लेवल का भी जो है वो ब्रेकडाउन देखते हैं, ठीक है ना। और इसमें जानते हैं क्या कि भाई कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इसको इजियर साइड पे लेके जा रहे थे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो इसको इजियर, टफ और मॉडरेट बना रहे थे। ठीक है, देखो इसको यहां पर जब आप देखोगे ना तो मॉडरेट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 52 क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। मींस यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे कंबाइंड बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की बात कर रहा हूँ, क्या कि तीनों ही टॉपिक से 52 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। वहीं पे अगर हार्डर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 42 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हार्ड थे, और 25 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, एकदम टुच्चे से थे। मैं बात करूं अगर तो मॉडरेट भी ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाते हो तो ये भी आपको इजियर लगेगा, इजियर साइड पे लगेगा, मतलब इजियर से एक नॉच ऊपर, सेकंड 2 नॉच ऊपर, इस टाइप का आपको लगेगा। ठीक है, देखो अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो हार्ड की अगर बात करूं ना, हार्ड की बात करूं तो यहाँ पे एक्यूरेसी ना 30% से भी नीचे था स्टूडेंट्स का, 30% से भी नीचे था। ठीक है, और 42 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया है। अब ये 42 क्वेश्चन आए कहां से थे, 42 क्वेश्चन आए कहां से थे, ये चीज मैं आपको बताऊं तो ये 42 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और बायो से आए थे। ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन थे वो आपको बायो और केमिस्ट्री से थे। मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या कि 52 क्वेश्चन ये है ना मॉडरेट, ये मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बताया है। बट यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, जो सब्जेक्ट्स जो जहां से सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चंस अगर आए हैं तो वो सबसे ज्यादा कहां से टफर बनाए गए हैं भाई, ये केमिस्ट्री और बायो से बनाए गए हैं। तो ये चीज एकदम दिमाग में रखनी है क्या कि केमिस्ट्री से टफर ही क्वेश्चन ज्यादा बनाया जा रहा है। और ये किस टाइप के टफनेस, इसका टफनेस किस टाइप का था, देखो ये मल्टी स्टेप लॉजिक वाले क्वेश्चंस थे। आप देखते हो ना क्या कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लॉजिक एक ही क्वेश्चन में लग रहे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ बात करें ना तो एक्सेप्शंस पूछे गए हैं खूब ज्यादा। आपको पता है क्या कि भाई केमिस्ट्री में जो है वो क्या होता है, एक्सेप्शंस बड़े पड़े होते हैं, और वही एक्सेप्शंस के ऊपर जो है वो एग्जामिनर ने टारगेट कर लिया इस बार। ठीक है, उसके बाद जो है वो लो रिकॉल, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो या तो आप छोड़ देते हो टफनेस के कारण, या फिर इजीली देख के आप छोड़ते हो क्या कि हाँ भाई इतना डीप क्या पूछेगा, नहीं करना है, इस टाइप से। और साथ ही साथ फॉर्मूलाज के ऊपर, और रेयर टर्म्स मतलब आप ये समझो क्या कि भाई मोल कॉन्सेप्ट से जो है वो, मोल कॉन्सेप्ट में भी एसटीपी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैं आपको बेट करके बता रहा हूं क्या कि आपने बहुत सारे पेड कोर्सेज खरीदे होंगे बट ये सारे टॉपिक्स के ऊपर ना पूछा ही नहीं गया होगा। सोचो क्या कि बायो में डीएनए बेस्ड पेयरिंग पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बफर सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये टफनेस है भाई इस पेपर का। आप क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको क्या कि लॉजिक पे क्या कि ये क्वेश्चंस थे कैसे कैसे। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या कि अगर टफ बन रहा है तो टफ बायो से बन रहा है या केमिस्ट्री से बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मॉडरेट की तो मॉडरेट में 52 क्वेश्चंस थे, आपको पता चली। और ये 52 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कहां से बने भाई, ये फिजिक्स और बायो से थे। आपने शुरू में ही देखा क्या कि भाई सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन कहां से थे, वो फिजिक्स से था। मीन्स आपको ये पता चल रहा होगा ना कि फिजिक्स से क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं है ना, एकदम केमिस्ट्री के बराबर में, बट फिजिक्स को इजियर साइड पे रखा जा रहा है, केमिस्ट्री को टफर साइड पे रखा जा रहा है, और बायोलॉजी मिक्स्ड है। अगर बायोलॉजी किसी शिफ्ट में हार्ड भी पूछा जा रहा है, किसी में मॉडरेट भी पूछा जा रहा है, किसी में टफ भी पूछा जा रहा है, तो इजी भी पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और बायो का वेटेज भी ज्यादा रखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई हमें जो पढ़ाई करनी है, हमें जो पढ़ना है, उसमें आपको एक तो ये चीज समझ में आएगा कि बायो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बायो हमें पढ़ना भी है, और बायो से मिक्स्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बायो हम करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता चला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को जब आप देख रहे हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि भाई फिजिक्स पहले पढ़े या केमिस्ट्री पहले पढ़े, लेकिन जब आप ये स्लाइड देखते हो ना तो आपको ये पता चलता है क्या कि हार्ड क्वेश्चंस जो है वो केमिस्ट्री से बन रहे हैं भाई, हार्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री से बन रहे हैं। वहीं अगर
फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स से जो है वो कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि ज्यादा वेटेज है बायो का, तो बायो को तो ध्यान में रखना ही है, बायो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद हमें फिजिक्स को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और फिर केमिस्ट्री को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। तो हमारे पढ़ने का ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि सबसे पहले हम बायो करें, फिर फिजिक्स करें और फिर केमिस्ट्री करें, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में भी क्या क्या चीज करें, बायो में भी क्या क्या करें, फिजिक्स में क्या करें, वो हम धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इजियर देखो तो इजियर 25 क्वेश्चन इजियर आए हैं, और वो भी जब आप देखो तो बायो और फिजिक्स से ही आए हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो तुरंत करो। और मतलब ये समझो ना क्या कि ये पीवाईक्यूज में भी जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, बहुत सारे एग्जाम में जो आता रह रहा है वही क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड है। तो इजी के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सोचना है मॉडरेट के लिए, आपको सोचना है टफर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है पेपर के लिए, ठीक। देखिए आगे, अब मैं आपको बात करूं तो आपको ये समझ में आएगा ना कि जनरली हम क्या करते हैं। अगर आप इस तरीके के ट्रेंड को अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा क्या कि स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं। स्टूडेंट्स कर रहे हैं मेमोराइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, रट रहे हैं चीजों को, बशर्ते क्या कि वो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अपना, ठीक है। बट होना क्या चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए क्या कि हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहिए और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखो और उसके बाद उसको मेमोराइज करो, ताकि सारी चीजें, सारी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप सेट कर लोगे अपने दिमाग में। और यही काम हम अपने वीडियोस में भी कर रहे हैं। मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूं, अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी अब खत्म होने पे आया है। आपको ये समझ में आएगा क्या कि जब आप उसको भी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा क्या कि यार ये सारी चीजें इस तरीके से याद की जा सकती थी और इस तरीके से पढ़ी जा सकती थी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप याद कर जाओगे उसको, ठीक है। चलिए, जब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 में हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कवरेज और ट्रेंड के बारे में समझेंगे, विथ एग्जांपल समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बायो मैंने आपको बताया क्या कि भाई हमारा ट्रेंड किस तरीके से होना चाहिए, उसी तरीके से मैंने सेट भी किया हुआ है। सबसे पहले हम बायो देखेंगे, फिर फिजिक्स देखेंगे और फिर केमिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। चलो, बायो में 54 क्वेश्चन कहां से आए वो चीज सबसे पहले दिखना चाहिए आपको। देखो, ह्यूमन बॉडी से 25% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन, मतलब आप देखो क्या कि 54 क्वेश्चन में 25% क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आप देखो न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी, इजी टॉपिक है। जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। डिजीजेस, इजी क्वेश्चन है। हार्मोन्स, ये भी इजी है। एंजाइम्स, ये भी इजी है। प्लांट बायोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये पता चल रहा है कि सेक्शन कौन कौन से है। अब इसको खूब अच्छे से अंदर जाके देखते हैं। देखो भाई, अगर आप यहां देखोगे तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन देखो। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चंस आए कैसे कैसे, जो टफर क्वेश्चंस है। अब देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। आप देखो, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप ये देखो, इसके टॉपिक्स पे ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शंस देखो खूब अच्छे से अंदर। यही है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और ये एलिमिनेशन से बनेगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने बैठाया हूँ क्या कि भाई आप देखो क्या कि भाई ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई यूरेसिल इज यूज्ड इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमीन। अब देखो, आप आरएनए और डीएनए पूरा जेनेटिक्स देखते हो, आरएनए और डीएनए पूरा जेनेटिक्स पढ़ते हो, लेकिन क्या ये चीज आपको किसी ने बताई थी? नहीं बताई होगी, ठीक है। और यही सारी चीजें छूट रही हैं, यही टफर साइड बना रहा है किसी पेपर को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां से हम देखते हैं क्या कि बायो में कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी सिस्टम, या फिर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, यहां से टोटल 12 क्वेश्चन बने हैं। आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना अभी अपने चैनल के ऊपर पल्स पे। आपको ये पता चलेगा कि भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं सबसे पहले यही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, उसके बाद अब बात करो तो हार्मोन्स की बात की जा रही है, ब्लड की, ऑर्गन्स की, ये भी 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और साथ में इंजाइम्स की अगर बात करें, इंजाइम्स और इम्यूनिटी की, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन है। तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ही है, ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से टोटल 24 क्वेश्चन आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको क्या कि सबसे पहले अगर आप बायो देख रहे हो ना, तो आप एक बार जाके शुरू से लेके एंड तक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल के ऊपर, आप जाओ उसको और पूरा प्लेलिस्ट एक बार देखो यार, है ना। बहुत सारे रील्स स्क्रॉल करने में अपना टाइम अपना वेस्ट करते हो। मेरा रिकमेंडेशन होगा क्या कि एक बार जाके एक फ्रूटफुल चीज को देखो। नौकरी ले लोगे, उसके बाद फिर बैठे बैठे रील्स एंजॉय करते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई पूछने भी नहीं आ रहा है आपसे क्या कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखो क्या कि भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी से टोटल 24 क्वेश्चन बन रहा है, 54 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, डिजीजेस,
कितना आसान टॉपिक है ये, मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू करवा दूंगा ये। डिजीजेस और न्यूट्रिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से 13 क्वेश्चन बन रहा है, आपको खुद ही दिख रहा है क्या कि 24 और 13 टोटल हो गए 37 क्वेश्चन, ये यहाँ से आ रहा है, एकदम इजी पोर्शन से आया है और आराम से। तो ये आपको ये पता चल रहा होगा ना क्या कि ये सारे टॉपिक्स ना, अगर मुझे बायो पढ़ना है ना, तो जो मैंने आपको पॉइंट आउट करके ये टॉपिक्स बताए ना, इनको सबसे पहले कर लेना है, इनको सबसे पहले करना है। क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। टफ बन रहा है तो यहीं से बन रहा है, इजी बन रहा है तो यहीं से बन रहा है। तो बायो जब हम उठाएंगे तो बायो में सबसे पहले हम टिक मार्क करेंगे क्या कि भाई हमें ये सारे टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं, उसके बाद हम बायो के अदर टॉपिक्स के ऊपर हाथ डालेंगे। समझे मेरी बात को? और इसी तरीके से बायो में देखेंगे, बायो तो देख लिया हमने, उसके बाद हम फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे। समझ में आ रही बात? देखो उसके बाद जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, जेनेटिक्स से 5 क्वेश्चन आए। मैंने आपको टफ शिफ्ट वाले क्वेश्चंस को दिखाया क्या कि कैसे जेनेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, और उसको भी कैसे कवर करेंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक। उसके बाद देखो प्लांट बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं, जहां से हार्मोन्स, डिजीजेज, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें आई हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो बायोटेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि बायोटेक्नोलॉजी का उतना वेटेज नहीं है, बट रेलवे ने इस बार पूछने की कोशिश जरूर की है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया क्या कि बायोलॉजी जब आपको उठाना है, सबसे पहले आपको बायोलॉजी उठाना है, और बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक उठाना है, ये है वो टॉपिक जिसको आपको सबसे पहले उठाना है, ठीक। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में टोटल आपने देखा क्या कि टोटल 33 क्वेश्चन आए हैं, और 33 क्वेश्चन को इसी तरीके से हम ब्रेक डाउन करेंगे। देखो अब ये सारे टॉपिक्स हैं भाई, सबसे पहले जो है वो देखो मोशंस, काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन और फोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। लाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ा ही होगा आपने। साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट याद करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्क, एनर्जी, पावर, ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक। अब देखो, अब इसके भी हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं भाई, क्या कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। देखो क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, देखना एक बार। हार्ड क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कि हार्ड क्वेश्चन, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द कैलोरिक थ्योरी रिप्लेस्ड विच ओल्डर थ्योरी ऑफ हीट एंड कंबशन। हीट एंड कंबशन के का एक पुराना थ्योरी था, उसको कैलोरिक थ्योरी से रिप्लेस किया गया, ठीक है ना। वो पुराना वाला थ्योरी कौन सा था, बताओ, कौन बताएगा इस चीज को? लेकिन ये है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल। भले ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन इजी, मैं इसको इजी मानता हूं, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं क्या कि भाई यहाँ पे ना ये ट्रिपल पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे इग्नोर करके निकल जाते हैं यार। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, what happens to magnetic field when material becomes superconducting and experiences the Meissner effect। Meissner effect पे मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, और वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बताओ क्या कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग नहीं हो तो आप ये क्वेश्चन करोगे कैसे करोगे ये क्वेश्चन? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर हम पढ़ाई करने उतर रहे हैं ना, अगर दलदल में उतर रहे हो, सरकारी नौकरी के दलदल में उतर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा क्या कि चारों पायों को तंदुरुस्त करके उतरो, क्योंकि इस तरीके से अगर पीवाई की और लूसेंट रट के निकलेंगे ना तो फंसेंगे और डूब जाओगे बुरी तरीके से। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, उम्र बीत जाएगा और ना सिलेक्शन ले पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत हार्ड फैक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो आपको समझ में आया। अब देखो ये चैप्टर्स कहाँ कहाँ से टारगेट किया गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है, मोशन, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से 5 क्वेश्चन आए हैं। लाइट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन। साउंड से देखो, साउंड से 6 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से 4 क्वेश्चन है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत बहुत कंफ्यूजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको बहुत जल्दी करना है। सबसे पहले ये करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट और वर्क, एनर्जी, पावर। मेरा रिकमेंडेशन होगा क्या कि आप सबसे पहले अगर फिजिक्स, मतलब जब आप बायो और फिजिक्स जब आप कर रहे हो ना, तो बायो में तो आपको पता चल गया, बट जब आप फिजिक्स कर रहे हो ना, तो मैं बताऊंगा क्या कि सबसे पहले आप कंफ्यूजिंग टॉपिक्स करो। कंफ्यूजिंग में सबसे ज्यादा क्या है भाई, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद फिर आप ये 1 पे रखो, 2 पे इलेक्ट्रिसिटी एंड इसको रखो। उसके बाद फिर आप किसी भी टॉपिक को पकड़ो। मेरा रिकमेंडेशन होगा क्या कि भाई आप लाइट को पकड़ो, क्योंकि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप किसी को भी पकड़ लो, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। तो फिजिक्स में आपको पता चला गया कि आप किस तरीके से कवर करोगे। देखो आगे, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी हमने देखा था क्या कि 32 क्वेश्चंस आए थे। अब इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, किस तरीके से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना पीरियोडिक टेबल तो सब कोई करते हैं, पीरियोडिक टेबल से तो आता ही है क्वेश्चन, लेकिन आप देखोगे ना मोल कॉन्सेप्ट पे इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए।
ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया मोल कॉन्सेप्ट से, समझ रहे हो। नॉर्मली पेपर में पता है क्या पूछा जाता था, एवोगाड्रो कांस्टेंट बता दो, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार न्यूमेरिकल पूछा गया, अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करते ही हैं बच्चे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस बार अच्छा खासा वेटेज मिला है। केमिकल रिएक्शंस पे खूब खूब दबा के क्वेश्चन पूछा, और नॉर्मल नहीं, इंडस्ट्रियल बेस्ड क्वेश्चन, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देख रहे हो ना, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। ये दोनों क्लब करके पूछा गया। उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स थे भाई मोल कॉन्सेप्ट से। देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ CO2। बहरहाल ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको इजी बोलूंगा, बट जब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं ना और आप पढ़ के नहीं जाते हो तो आपके लिए टफ हो जाता है ना। तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखो, एट STP द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस। देखिए जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए इंडस्ट्रियल से, देखिए, द इंडस्ट्रियल सेटिंग्स फ्रीऑन 12 इज मोस्ट कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस आपने नाम सुना, आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं ना पेपर में, तो हमें करना क्या है, हमें बहुत आराम से इसको छोड़ देना है। कोई तुक्का उक्का नहीं मारना है, कोई गेस नहीं करना है, और सीधा स्किप करके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए क्या कि भाई हम टफर शिफ्ट में आ गए हैं, हमें छोड़ना है, नॉर्मलाइजेशन में हमें इसका भरपाई कर जाएगा ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। लेकिन अब जब हमें पता है क्या कि इस टाइप के टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना क्या कि हमको ये सारी चीजें अब कवर करके जाना है, हमें ये कवर करके जाना है। हम ये कवर अगर नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको ये कवर करके जाना है। ये सारी चीजें कहाँ से आई है, क्योंकि देखो मैक्सिमम आप जब अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो ना CBT 1 देने के लिए, CBT 2 देने के लिए, तो आपको ये पता है क्या कि भाई आपने किसी चैप्टर को अगर पढ़ा है तो आपने 70% तो पढ़ लिया है। एड ऑन क्या करना है, एड ऑन 30% करना है। और 30% भी आप समझो क्या कि कोई भी 100% नहीं कर पाएगा, चाहे मैं जाऊं चाहे आप जाओ, कोई भी जाओ, तो आप पूरा नहीं करके आओगे। तो आपको ना इस 30% में से भी आप ये समझ के चलो क्या कि आपको पेपर में सिलेक्शन देने के लिए मुश्किल से 15% और ऐड करना है, 15%, जो कि इन टफर क्वेश्चन को ऐड ऑन करेगा। सिर्फ इतना ही। आपने 70% की पढ़ाई कर ली है, 15% और कर लेना, ताकि आप टफ शिफ्ट में भी अच्छा परफॉर्म करके चले आओ, ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ही ना सके, ठीक है। ये फुल प्रूफ होना चाहिए पूरा स्ट्रैटेजी, ठीक। देखिए अब कहाँ कहाँ से पूछा गया, ये चीज देखो, मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया भाई, 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आप देखो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है ना। ये मैं कहूंगा क्या कि मॉडरेट था, ज्यादा क्वेश्चन मॉडरेट ही थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। केमिकल रिएक्शन खूब अच्छे से, खूब दबा के क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन आया है यहाँ पे। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, देखो यहाँ पे, है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और थर्मल इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन। तो आपको ये पता चल गया क्या कि भाई हमने तो पढ़ाई कर ली है केमिस्ट्री की, बट अभी जो है वो अगर हमको फोकस करना है तो इन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन हार्ड बने हैं, तो हम इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या कि बायो सबसे पहले पढ़ना है, और बायो में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमें फिजिक्स को पढ़ना है, और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स को पहले करना है ये मैंने आपको बताया। और फिर केमिस्ट्री करना है, तो केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक को करना है, ठीक है ना। तभी आप इस तरीके से जब पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। आप जब ट्रेंड का एनालिसिस करते हो ना तो आपको ये पता चल जाता है क्या कि भाई हमें पढ़ना कैसे है, अब हमें कैसे पढ़ना है। अगर आप CBT 1 से CBT 2 के लिए जा रहे हो, या फिर आप अगले साल के पेपर के लिए, आप किसी भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आने वाले किसी भी पेपर के लिए, तो आपको ये पता चल जाएगा ना क्या कि अब हमें अपनी पढ़ाई को किस तरीके से शिफ्ट करना है। क्योंकि देखो यार, आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है क्या कि आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, आपको जो है वो सिलेक्शन लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको वो दिमाग लगाना है, और इसी तरीके से आप दिमाग लगा के ना आप आगे निकल सकते हो, किसी से 1 स्टेप 2 स्टेप आगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला अब हमारा आ गया क्या कि स्टडी सोर्सेज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि स्टडी सोर्सेज क्या क्या रखनी चाहिए। क्योंकि जितना स्टडी सोर्स आप समझ के चलोगे, जितना कॉन्साइज रखोगे, और जितने अच्छे से उन्हीं स्टडी सोर्सेज को बार बार पढ़ोगे, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बोला था क्योंकि भाई NCERT के ऊपर अब फोकस रखना है, क्योंकि पेपर टफ होगा। क्योंकि देखो यार, 5-5 साल पे अगर पेपर होगा ना तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, और पेपर अगर वही घिसे पीटे ट्रेंड पे अगर आएगा ना तो सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो 90-90 क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पेपर टफ होना ही है, और पेपर टफ होगा कहाँ से, क्योंकि ये लोग नोटिफिकेशन में लिख के रखते हैं क्या कि हम 10th लेवल से ऊपर जाएंगे नहीं, तो 10th लेवल तक का ही आएगा। तो 10th लेवल में किसको टच करेंगे, बेसिकली नॉर्मली जो है वो क्या चलता है कि भाई लड़के जो है वो लूसेंट रट रहे हैं,
है ना, या स्पीडी साइंस को बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर आएगा कैसा, पेपर जो है वो टफ करने के लिए कहाँ से आ जाएगा, एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में भी, है ना, एनसीईआरटी को यूज कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक्टिविटी के सेक्शंस को ले रहा हूँ, एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइंस के क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, है ना। तो ये चीज आपको समझना है क्या कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के 6 to 10th क्लास तक के एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। ये चीज आप चाहो ना चाहो लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे साइंस के ऊपर जो है ना वो एक बहुत बड़ा अपना दारोमदार लेके चलती है, ठीक है ना। तो ये चीज है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, इस चीज के लिए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको करना कैसे, ये चीज आप समझना, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इस बार अगर आपका किसी तरीके से सीबीटी 1 छूट रहा है या जो भी हो, तो आप क्या करोगे, क्या कि नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो, तब तो मैं आपको कहूंगा क्या कि सेल्फ खुद से आप पढ़ो, खुद से एक बार एनसीईआरटी को पढ़ो, एक बार दो बार रीडिंग देके पढ़ो, बस इतना मैं आपको कहूंगा। लेकिन अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, क्या कि आप एक बार जाओ साइंस के प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे चैनल पे साइंस के प्लेलिस्ट पे जाओ, और साइंस के प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस को देखो, सारे वीडियोस को देखो। क्यों, क्योंकि मैंने ना सारे वीडियोस में क्या कर रखा है, मैंने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रखा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को यूज कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रखा है एनसीईआरटी के साथ ही साथ। लूसेंट तो होता ही है, अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो लूसेंट होता ही है, और चैप्टर के बाद मैं आपको रेलवे में आए हुए सारे पीवाईक्यूज भी करवाता हूँ। तो ये एक फुल प्रूफ आपका प्लानिंग हो जाएगा, पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आप किस तरीके से कर रहे हो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या कि हाँ भाई आप यहाँ से करो, और एमसीक्यूज कहाँ से करने वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं भाई हम खुद से नहीं कर पाएंगे, हमें मिल जाए बस, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप साइंस प्लेलिस्ट के वीडियोस में जाओ, वहां पे मेरे वीडियोस आप देखो, आपको मजा आएगा यार, आपको मजा आएगा। आप एक बार देखो, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेके जाओ, सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप जो है वो नोट्स लेके जाओ, पढ़ाई करो बस, ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखो, अब जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि भाई यहाँ से साइंस का आपने पढ़ा तो सही, एक बार दो बार आपने रीडिंग किया, उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तो आप क्या करोगे, आप जो है वो अपने सेल्फ मेड चार्ट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, छोटे छोटे एक एक पेज के नोट्स बनाओ, सिर्फ नोट्स, ठीक है ना, छोटे छोटे नोट्स फ्लो चार्ट में होने चाहिए, किसी भी तरीके से आप जो है वो डायग्राम बना के इस तरीके से आप बनाओ, मैं भी करता था, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना, ठीक। उसके बाद अब आपको एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करना है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो तब तो आप भाई पीवाईक्यूज मैं करवा रहा हूँ, आप उसको देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको लूसेंट जीके है ना, लूसेंट जीके का एक साइंस की बुक आती है, एक साइंस की बुक आती है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहां से एक ही चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो, है ना। वो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को भी रखते हैं, वो किसी स्टेट पीसीएस में भी आए हुए क्वेश्चंस को रखते हैं, तो वो सारा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करो, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर आरआरबी पेपर्स, साथ ही साथ एसएससी एग्जाम्स में आए हुए पेपर्स को भी आप करोगे, तो इस तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरी तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या कि एनसीईआरटी को आप नहीं छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर इस साल या अगले साल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अब लूसेंट वाला जमाना जा चुका है, अब आपको एनसीईआरटी पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप वीडियोस के थ्रू आओ, मेरे वीडियोस के थ्रू आओ, या फिर आप खुद से पढ़ के आओ, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। चलिए आगे अब देखते हैं, क्या कि भाई मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था क्या कि मैं आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल दूंगा 30 दिन का, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आप उसको भी देखिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं क्या कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ क्या कि आप जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया होगा आपने, अगर आप सीबीटी 2 के लिए हो। ये 30 डेज टाइम टेबल असल में सीबीटी 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर कोई भी मेंस का ऐसा पेपर जो कि इस बार अभी होने वाला है, कोई भी जो अभी होने वाला है मेंस का, ठीक है, तो इसके लिए है। तो आप सबसे पहले ये समझो क्या कि ये मान के चल रहा हूं मैं क्या कि 70% आपने तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, और अब टफर साइड के लिए अब जा रहे हो, मींस आप वो 15% जो है उस चीज को आप कवर करना चाह रहे हो, ठीक है ना। उस 15% के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप अपने 70% को तो इसके साथ चलाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ आप 15% आप किस तरीके से कर सकते हो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वीक 1 में आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला
सबसे पहले बायो, फिर फिजिक्स। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के बेसिक्स, फिजिक्स में भी बेसिक्स वो जो मैंने सबसे पहले पॉइंट किया है ना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बताया, लाइट बताया, वो सारी टॉपिक्स, तो इसको सबसे पहले करना है। उसके बाद काइनेमेटिक्स पे आना है। उसके बाद बायोलॉजी में मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको ये एक हफ्ते में 2.5 घंटे 2 घंटे टाइम दे दे के आपको ये खत्म करना है, ये सबसे पहले खत्म करना है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो, अपने नोट्स को सबसे पहले पढ़ो, सबसे पहले तो अपने नोट्स पढ़ो, क्या कि हाँ भाई, तो उससे क्या हो जाएगा, 70% आप कंप्लीट कर लोगे। अब 15% के लिए क्या, एनसीईआरटी आप उठाओ। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीटी 1 अगर ऐसा था तो सीबीटी 2 भी ऐसा ही होगा। इस चीज से आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद लूसेंट वाली बात जो मैंने आपको बताई, और फिर आप करो, ठीक है ना। और बॉडी डायग्राम्स मैंने ये बता रखा है क्या कि हाँ भाई, बॉडी डायग्राम्स मींस ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए ये है, क्या कि जब आप एकदम ह्यूमन फिजियोलॉजी के आप डायग्राम्स को जब देख के समझते हो ना, मैं अपनी वीडियोस में भी आपको दिखाता हूँ, सारे डायग्राम्स दिखाता हूँ बार बार, ठीक है, ताकि आपको ये चीज जो है वो दिमाग में छप जाए, तो वो चीज आप एकदम देखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आप वीडियो से करो ही करो, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, और उसके बाद में फिजिक्स शुरू करूंगा तो वो चीज आप कर लो, ठीक है। लेकिन आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से इस तरीके से करो, ठीक है। सबसे पहले आपको फिजिक्स में वो सारे टॉपिक जो मैंने आपको 1 2 3 करके प्रायोरिटी बताए थे, उसके बाद आपको बायोलॉजी में सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करना ही है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद सेकंड वीक में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के वो सारे टॉपिक्स जो अभी आपको बताए, है ना, केमिस्ट्री के वो सारे टॉपिक्स प्लस प्लस आपको विटामिन और डिजीजेस जो बायो का बच रहा था, है ना, वो बायो के विटामिन और डिजीज वाले पोर्शन आपको करने हैं। और इसका आप कोशिश करना क्या कि आप एक पेज के अंदर, है ना, छोटा छोटा लिख के आप इसको एक जगह पे कर लेना समराइज, इसको समराइज कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ से पेपर पूछा जाता है, यहाँ से पेपर पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो एकदम ईजी वाला पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको भी एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ये सारी चीजों को आप देखते रहना, इसको भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर पे वीक टॉपिक्स। अब देखो, आपने पढ़ाई तो की है, 70% आपकी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। तो आप इन वीक टॉपिक्स, आपको पता हो गया कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। वीक पोर्शन में भी आपको समझ में आएगा क्या कि इस पूरे आप साइंस में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि हाँ यार, मेरा थर्मोडायनेमिक्स वीक है, तो मैं इसको पहले कर लूँ या बाद में करूँ। तो आप इसको अगर बचा के चल रहे हो तो जो आपके वीक टॉपिक्स है, जो सबसे मोस्ट वीक टॉपिक है, उसको तो आप शुरुआत में रखोगे, लेकिन जो बचे हुए वीक टॉपिक्स बच गए ना, उसको आप अब थर्ड वीक में करोगे। साथ ही साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस अब शुरू कर दोगे आप। क्यों, क्योंकि बिना एमसीक्यू किए हुए आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक, ये चीज। उसके बाद फोर्थ वीक में आप मॉक टेस्ट डेली 2 मॉक आप दोगे, डेली 2 मॉक दोगे, या फिर आप सेक्शनल मॉक दो, ठीक है, ये आपको करना ही है, ठीक है। साथ ही साथ आपको फॉर्मूलाज जो फॉर्मूलाज थे उसको रिकैप करना है, क्योंकि फॉर्मूलाज, अब देखो, एक एक पेज के आपने शीट बना लिए थे, अब उस एक एक पेज के शीट को आपको क्या करना है, आपको जो है वो बार बार उसको मेमोराइज करना है, बार बार मेमोराइज करना है, ताकि वो चीज एकदम पक्का हो जाए, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्ट डू एक्शंस के बारे में। अब देखो, मस्ट डू एक्शंस में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, क्या करना है वो चीज आप समझो। सबसे पहले एसआई यूनिट्स, फिजिक्स में एसआई यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिली सिली क्वेश्चन, एकदम एकदम क्लोज ऑप्शंस थे, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ। तो ये एसआई यूनिट्स वाले क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कॉमन डिजीजेस वाला, कॉमन डिजीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिजीजेज और न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेज के अंदर आप लेके जाओ। क्यों कह रहा हूँ ये चीज, क्या कि पता है क्या हो जाता है कि आप ना इजी चीजों को आप छोड़ देते हो, इजी चीजों को क्या करते हो ना, क्या कि आप इग्नोर कर देते हो, इजी चीजों को इग्नोर कर देते हो, और टफ टफ के ऊपर आपका पूरा फोकस चला जाता है, टफ के ऊपर पूरा फोकस चला जाता है। समस्या क्या होती है पेपर के अंदर, क्या कि जब आप जाते हो ना, तो चूंकि आपने इजी चीजों को इग्नोर कर दिया था ना, तो पेपर में आपको इजी चीजें ही इग्नोर कर देती हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हो और इस चीज को गलत कर लेते हो, ठीक है। और टफ तो वैसे भी टफ था, तो ये तो नहीं होना था, ये तो नहीं होना था। तो हमें क्या करना है, क्या कि इजी चीजों के ऊपर तो हमारा ध्यान रखना ही है, इजी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान एकदम होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है, ठीक है ना। एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना है उसे, हम अब टफ वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे, तो इसे हम एक बार ही रिवाइज करेंगे, बट छोड़ेंगे नहीं, ये काम नहीं करना है आपको, ठीक। उसके बाद आप एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल वाला पोर्शन है, फिर ऑर्गन्स वाली चीजें जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये सारी चीजों पे पूरा ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ पीवाईक्यूज करना ही है, आरआरबी और एसएससी में आए हुए सारे करना है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि मैंने आपको रिकमेंड किया क्या कि भाई लूसेंट वाला साइंस का आप करो, लूसेंट वाले साइंस बुक को आप करो, बट हो सकता है क्या कि आपके पास टाइम ना हो, तो आप इसको तो इग्नोर कर दो, इसको तो इग्नोर कर दो। बट मैं आपको बोलूंगा क्या कि भाई आप जो है वो आरआरबी और एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को इग्नोर
बिल्कुल मत करना, इसको करके जाना, ठीक, ये चीज। उसके बाद वो एक पेज का नोट्स एकदम बनाना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम में ना, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्या कि मेरे जो पीवाईक्यूज वाले सीरीज है ना, वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ ना, जब भी मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ ना, तो मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे मेरा ज्यादा फोकस होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। और इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ना आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से करते हो, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एलिमिनेशन टेक्निक। और ये एलिमिनेशन टेक्निक मैं आपको अपने पीवाईक्यू सेशन में बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक सीखना है, और वो आपको सीखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो में इस जगह तक पहुंच गए हो ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से सीख के जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या कि आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या अवॉइड करना है पेपर के लिए। केमिकल इक्वेशंस, देखो केमिकल इक्वेशंस है ना, इस बार बहुत टफ क्वेश्चन आया। तो केमिकल इक्वेशन ना एकदम अंदर नहीं घुसना है, एकदम अंदर नहीं घुसना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितना आया उतना पढ़ना है, और बस उतना ही पढ़ना है, इसके ऊपर नहीं जाना है ना। बहुत सारे लोग ना, पता है क्या करेंगे, बहुत सारे, इस बार का मैं देख रहा हूँ, है ना, तो पता है क्या करेंगे, वो ना अब नया बुक ला देंगे, नया बुक लॉन्च हो जाएगा, है ना, नई नई जो है वो क्या कहते हैं उसको, इन लोग बैच बनाते हैं, वो बैच लॉन्च कर देंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ क्या करेंगे ना, क्या कि वो 11th-12th का भी जो है वो चीज़ें जोड़ के रख देंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। और वो सारी चीज़ें आपको आना, मतलब पढ़ना पड़ेगा। आप 70% तैयारी कर चुके हो, तो आप 15% के लिए पढ़ाई करो ना। आप क्यों आप फिर से पूरा पढ़ के जाओगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, हो सकता है सिलेक्शन भी ना हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ से। तो मैं इसीलिए मैंने ये सेकंड पॉइंट में लिखा है क्या कि एनसीईआरटी 10th लेवल से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी 10th लेवल से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बैच, कोई बुक, एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको स्ट्रैटेजिकली यूज करो, है ना, हमारे साथ कांटेक्ट में रहो, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताऊं क्या कि आपको इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन दिखा, पॉल्यूशन से क्वेश्चन दिखा, रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो इन सारी टॉपिक्स को भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। इसको भी देखोगे, मैं ये आपको एक एक वीडियोज में करवा के खत्म करा दूंगा, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप अभी मत देखो, मैं आपको जो जो बताया ना, जो जो चीजें आपको बताई, वो आप सबसे पहले खत्म करो, ठीक, ये चीज होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक। अब देखो, अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये होना चाहिए, देखो कंक्लूजन ये होना चाहिए क्या कि एनसीईआरटी को छोड़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी करेंगे। और एनसीईआरटी, अगर आप नए हो, अगर आप न्यू हो, जो अगले साल पेपर देने वाला है, तो उसको तो मैं रिकमेंड करूंगा क्या कि आप खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक के साइंस, ठीक है ना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बट अगर आप नहीं कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, तो आप मेरे वीडियोस को देखो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, आप प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियोस को देखो। आपको लगेगा ये चीज़ ना क्या कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ बार बार, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा। अगर आपको वीडियो सही नहीं लगे ना, तो आप डिसलाइक मार के आओ, आप रिपोर्ट मार के आओ, ठीक है ना। आप देखो, आपको डिफरेंस फील होगा, ठीक है, कि आपने बहुत सारे पेड बैचेस ले रखे होंगे, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ में आपको डिफरेंस फील होगा। इस तरीके से एनालाइज करवा रहा हूँ ना आपको, कौन कितने आपने वीडियोस देखे जितने आपको जिसने आपको इस तरीके से एनालिसिस दिया है, नहीं दिया है किसी ने आपको ना। ऐसे ही रैंडम ज्ञान देके चले जाएंगे यार, नहीं पढ़ाएंगे आपको इस तरीके से, नहीं बताएंगे आपको सारी चीजें, ठीक है। नहीं तो बैच कैसे बिकेगी यार, आप ये भी तो समझो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को जाके देख के आओ, ठीक। उसके बाद लूसेंट, लूसेंट मैंने आपको बताया क्या कि लूसेंट साइंस खरीदो, लूसेंट साइंस खरीदो, और लूसेंट के साइंस के जो सेक्शन है उसको आपको बनाना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये कर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पीवाईक्यूज तो करने ही हैं, और करने हैं सबसे पहले आरआरबी के, और उसके बाद एसएससी का मैं ये कहूंगा क्या कि ये तो आप खुद से करो, साथ ही साथ आप हमारे एमसीक्यूज को एटलीस्ट देखो। एमसीक्यू सेशन जो मैं लेता हूँ ना, हर का सारे टॉपिक का एमसीक्यू सेशन लेता हूँ ना, इसको आप एटलीस्ट देखो, एमसीक्यू सेशन को देखो। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूँ, क्योंकि इस बार आप पेपर अगर दे के आए हो ना, और सीरियसली पेपर दे के आए हो, तो आपको ये पता चल रहा हो क्या कि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस बढ़ गया है और मैं अपनी एमसीक्यू सेशन में इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ही उठा के लेके आता हूँ और किस तरीके से एलिमिनेट करके जाएंगे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपका पीवाईक्यू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और इसी तरीके से आप कंपटीशन का गेम ओवर कर जाओगे। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से आपको पूरा करना है। तो मैं इसको सम अप कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर लूसेंट साइंस आपको करना है, पीवाईक्यूज, और साथ ही साथ जो है वो आपको, तो इसमें वाले पीवाईक्यूज तो आपके पूरे ओवरऑल पीवाईक्यूज हो जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, रेलवे एसएससी, सबका हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज तो आपको करना ही है, रेलवे और एसएससी का, ठीक है। ये सारी चीजों को करना है आपको। चलिए, तो इसी के साथ हम अपने अंतिम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये सारी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, क्या कि किस तरीके से आपको साइंस को कवर करना है। देखो, अगर आपको मेरा मेहनत अगर अच्छा लग रहा है, मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो। तब तक के लिए धन्यवाद।